हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, हमने LIC IPO के पिछले वीडियो में उन रीजंस को डिस्कस किया था जिसकी वजह से आप उस IPO में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और साथ ही उन रीजंस को भी डिस्कस किया था जिसकी वजह से आप उसमें इन्वेस्ट करने से बचेंगे। इसके बाद हमने एक वोटिंग कराई और वोटिंग में 60% लोगों ने यह बोला कि वो उस IPO को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो रिटेल और रॉबिनहुड काफी ज्यादा कॉशियस हैं इस IPO को लेके, लेकिन ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एंकर इन्वेस्टर्स में जबरदस्त एक्साइटमेंट है इस IPO को लेकर और ऑलरेडी इस IPO में सब्सक्राइब करने के लिए पैसा इंडिया में आना शुरू हो गया है। और इसका एक एविडेंस जो आपको मिलेगा वो USD INR के चार्ट में मिलेगा और पिछले 2 हफ्तों में दोस्तों आप देखेंगे कि उसमें करीब ₹1 से जो रूपी डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रेंथन हुआ है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब इंडिया में पैसा बाहर से आता है तो रूपी स्ट्रांग होता है और जब पैसा इंडिया से बाहर जाता है तो वो रूपी वीक होता है। और दोस्तों ये जो ₹1 जो है हमारा रूपी स्ट्रांग हुआ है, स्ट्रेंथ उसकी बड़ी है, वो इसके बावजूद कि FIAs इतनी सेलिंग कर रहे हैं और पैसा यहां से निकाल कर ले जा रहे हैं। तो ये एक आने वाले टाइम्स का एक इंडिकेशन है कि किस तरीके से जो है LIC का मैनेजमेंट, गवर्नमेंट और साथ में एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं ये सब मिलकर इस इशू को एक जबरदस्त सक्सेस बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे रिटेल और रॉबिनहुड भाई जो हैं वो थोड़े कॉशियस हैं और उनसे अगर आप पूछेंगे कि क्यों आप इतने ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं IPO को लेकर, तो उनका जवाब होगा कि ये तो एक और कोल इंडिया बनने जा रहा है। दोस्तों ये कंपैरिजन जो लोग कर रहे हैं LIC के साथ कोल इंडिया का, वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि कोल इंडिया किस बिजनेस में है? कोल बिजनेस में है और कोल इज अ डाइंग बिजनेस। और जो कंपनी डाइंग बिजनेस में है वो कंपनी भी डाइंग मोड में है। लेकिन इंश्योरेंस के साथ ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस को आप डाइंग बिजनेस नहीं बोल सकते। इंश्योरेंस जो है एक फ्यूचर का बिजनेस है और इसमें आने वाले टाइम्स में और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी, खास करके इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इंश्योरेंस को नहीं खरीदा है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और इस बिजनेस में अभी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। ये तो हुई बिजनेस की बात। तो अगर आपको LIC के स्टॉक को कंपेयर करना ही है तो आप SBI के साथ करिए, उसकी ही कैटेगरी में उसे आप रखिए। आप उसे कोल इंडिया के साथ कंपैरिजन करके उसके साथ नाइंसाफी करेंगे। तो रिटेल और रॉबिनहुड को 2 मेजर कंसर्न है इस कंपनी को लेकर। वो कंसर्न क्या है? ग्रोथ एंड मार्जिन। तो आइए पहले ग्रोथ की बात करते हैं। तो LIC ने कितनी पॉलिसीज बेची पिछले कई सालों में उसकी एक स्टडी करते हैं। तो FY19 में LIC ने 7.5 करोड़ पॉलिसीज बेची और अगले साल FY20 में वो घटकर 6.2 हो गई और उसके बाद FY21 में वो घटकर 5.2 हो गई और इस साल के अगर हम आधे साल का डेटा देखें तो वो 1.9 करोड़ पॉलिसीज हो गई। तो क्लियरली ये ट्रेंड हमें डिक्लाइन पर दिख रहा है। अब ये क्यों घटा, क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। आइए हम मार्जिन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि LIC के मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम है। जनरली आप देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी के जो मार्जिन परसेंटेज होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन कंपेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स LIC के मार्जिन और भी ज़्यादा कम है। तो कितना मार्जिन है LIC का? अगर हम इस आधे साल का अगर हम मार्जिन परसेंटेज देखें तो वो है 0.65%। और वहीं अगर हम HDFC इंश्योरेंस की बात करें तो वो है 1.89%। और वहीं अगर हम ICICI की देखें तो 1.13 है और SBI इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो 1.17% की है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 50% लेस है कंपेयर टू अदर प्राइवेट प्लेयर्स। तो दोस्तों अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं तो दुनिया का हर इन्वेस्टर दौड़ेगा इस IPO को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम हैं वो दरअसल LIC के बिजनेस मॉडल से रिलेटेड है और अगर वो बिजनेस मॉडल को फिक्स करेंगे तो ये दोनों प्रॉब्लम्स भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगी। तो उनके रेवेन्यू गिरने का जो सबसे बड़ा कारण था कि वो जो भी पॉलिसीज बेचते हैं मोस्टली वो जो हैं एजेंट्स के थ्रू बेचते हैं और 95% जो प्रीमियम उन्होंने कलेक्ट किया वो जो है उनका एजेंट्स के थ्रू ही आता है। तो कोविड के वजह से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एजेंट्स जो है घर घर नहीं जा पा रहे थे, ये लोग उन्हें नहीं बुला रहे थे, जिसकी वजह से उनके सेल्स
इम्पैक्ट हुए हैं। तो जितने भी न्यू पॉलिसीज का जो प्रीमियम कलेक्ट होता है दोस्तों, उसका 95% जो है LIC के एजेंट्स लाते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अब मार्जिन का क्या चक्कर है, मार्जिन क्यों कम है LIC के, इस पर आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मार्जिन कम होने की भी वही वजह है, एजेंट्स। और LIC इतना जनरस है कि वो अपने एजेंट्स को भी बहुत ज़्यादा कमीशन देता है। तो उनके एजेंट्स जो हैं 12 से 14%, 12 to 14% के बीच में कमीशन अर्न करते हैं। और वहीं अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो वो करीब 8 to 9% का जो है कमीशन अपने एजेंट्स को या जो भी उनकी पॉलिसीज को सेल करता है वो देता है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से उनके मार्जिन इंपैक्ट होते हैं। तो ये जितने भी जो लीडिंग प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं, जैसे कि HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, खास करके ये तीन, इनको एक एडवांटेज क्या है कि इनके खुद के बैंक हैं। तो जब कस्टमर इनके बैंक में आता है FD खुलवाने, तो उनके जो एजेंट्स हैं वो उन्हें इंश्योरेंस प्रोडक्ट चिपका देते हैं। तो इस तरीके से उनकी सेलिंग हो जाती है। लेकिन LIC का ऐसा नहीं होता है। उनके एजेंट्स जो है कोल्ड कॉलिंग और डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू कस्टमर्स के पास जाते हैं और उन्हें माल बेचते हैं। इसका जो है कोविड से पहले के टाइम में उसको इसका फायदा मिला था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इसी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। तो LIC ने डायरेक्ट सेलिंग से सिर्फ 2% की अपनी पॉलिसीज बेची हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। वहीं अगर हम जो HDFC वगैरह की बात करें तो इनका 30 से 40% पॉलिसी जो है डायरेक्ट सेल के थ्रू होता है। तो LIC ने इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया है और इस प्रॉब्लम को वो कैसे टैकल करने जा रहे हैं इस बारे में भी उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में कहा है। क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। तो कंपनी का कहना है कि वी प्लान टू इंक्रीज डायरेक्ट सेल्स ऑफ आवर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ऑन आवर कॉर्पोरेट्स वेबसाइट बाय इंक्रीजिंग द मार्केटिंग ऑफ वेबसाइट and leveraging the social media platforms to reach out to millennial segment। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम अपने वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग करेंगे और सोशल मीडिया को भी जो है इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम जो न्यू जनरेशन जो यंग लोग हैं उन्हें ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली बेच सके। तो दोस्तों अगर इसको उन्होंने सही तरीके से हैंडल किया तो ये पूरा सिनेरियो ही, उनका जो मॉडल है वो बदल जाएगा और उनके मार्जिन्स भी बढ़ जाएंगे और उनके सेल्स भी जो हैं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ग्लोबल कंपनी है हाइटिंग सिक्योरिटीज़, उसका कहना है कि जो इसके मार्जिन हैं ये 10 गुना तक बढ़ सकते हैं आने वाले सालों में। तो ये जो रीजंस है इसकी वजह से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो LIC को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इन्हीं वजह से आप देखेंगे कि ये IPO एक बड़ा सक्सेस भी हो सकता है। और इतनी जो एक्साइटमेंट की वजह क्या है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ फिर शेयर करता हूं। तो दोस्तों पहला रीज़न तो ये है कि ये वर्ल्ड के अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 5th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। दूसरी चीज़ अगर हम इंडिया में बात करें तो इसकी लिस्टिंग के बाद ये 3rd जो है मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन जाएगी रिलायंस और TCS के बाद, अगर जिन प्राइजेस पर इसकी लिस्टिंग हो रही है, जिस वैल्यूएशन पर अगर उस पे होती है। दोस्तों सोच के देखिए कि 70% मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास, और जो अगर हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से इसको कंपेयर करें तो वो इसके सामने खड़ी भी नहीं होती। मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाता हूं रेवेन्यू का। अगर आप देखिए तो इस साल के आधे साल में LIC ने करीब 3.36 लाख करोड़ का जो है प्रीमियम कलेक्ट किया है। तो ये कंपनीज इनके सामने स्टैंड ही नहीं करती हैं। और जो इनका एक ग्रो होने का रीज़न यही था कि बैंक के थ्रू पॉलिसीज ये बेच लेते हैं या ऑनलाइन के थ्रू बेच लेते हैं, उस मामले में ये LIC से ज़्यादा एडवांस है। तो अगर LIC ने इनके मॉडल को अडॉप्ट कर लिया तो आप मान के चलिए कि इनके बिजनेस पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अगर आप इनके प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं, अगर पिछले आप 2-3 हफ्तों में देखिए तो इस IPO के LIC के IPO की वजह से उनके स्टॉक्स लगातार प्रेशर में हैं। दोस्तों आप एक बार सोच के देखिए, अगर LIC ने भी वही बिजनेस मॉडल अडॉप्ट कर लिया जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं और उसी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया जैसे वो कंपनीज करती हैं, तो आप किसका प्रोडक्ट खरीदेंगे? आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदेंगे
या आप LIC के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदेंगे? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए और आपको इस IPO में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है उसका आंसर मिल जाएगा। जहां तक मेरा व्यू है, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा इस IPO के प्रति क्या व्यू है, तो आप मेरे पिछले वीडियो को रेफर करिए। वहां पर मैंने आपको क्लियरली बताया है कि किन लोगों को इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी चीजें मैंने बताई वो अगर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो तभी आपको इन्वेस्टर्स को इसका फायदा मिलेगा। अगर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो इस IPO का भी वही हश्र होगा जो बाकी के PSU IPOs का हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो।